क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। कंपटीशन हमेशा दो स्पीसीज के बीच में होगा जो क्लोजली रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? अब टाइगर का गोट से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि टाइगर अलग है, गोट अलग है। एक कार्निवोर है, एक हार्बिवोर है, कोई कंपटीशन नहीं है। वो घास खाती है, वो फ्लैश खाता है। सेम रिसोर्स खाने वाले, यूटिलाइज करने वाले होने चाहिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए। ऐसे स्पीसीज जिनका खास मतलब आपस में कोई संबंध है। ठीक, किसके लिए होता है कंपटीशन? फॉर सेम रिसोर्सेज, सेम रिसोर्सेज के लिए है। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या हो सकता है? फूड और स्पेस। तो अगर रिसोर्सेज ज्यादा है तब तो कंपटीशन होगा ही नहीं। रिसोर्सेज जब लिमिटिंग होते हैं, क्या होते हैं? लिमिटिंग। फॉर सेम रिसोर्सेज व्हेन दे आर लिमिटिंग, जब ये क्या है? कम हो रहे होते हैं, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो रहा है और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है कंपटीशन। समझ में आया? लेकिन ये बात हमेशा सत्य नहीं होती है। हमेशा ये सत्य नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा। ये भी हमेशा 100% सही नहीं है। और रिसोर्सेज जब लिमिट हो रहे हैं तभी कंपटीशन होगा, ये हमेशा सही नहीं। कभी कभी होता है रिसोर्सेज अफराद हैं, बहुत ज्यादा है खाना पीना, फिर भी कंपटीशन होता है। वो एग्जाम्पल समझाया गया बुक में कि ऐसा कैसे हो जाता है। डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। ठीक है? और रिसोर्सेज जब लिमिटिंग नहीं होते हैं, अफराद होते हैं, तब भी कंपटीशन है। वो रेयर केसेस हैं, उन्हीं को एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। ठीक है? तो लिखेंगे दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यह हमेशा पूरा सत्य नहीं है। दोनों लाइनें तो सत्य नहीं है, तो एग्जाम्पल बताइए क्यों नहीं सही है। ठीक है? तो एग्जाम्पल इसमें ये समझना है कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। पहला इस पॉइंट को, इसको क्या रॉन्ग कर देंगे अभी। ठीक है? मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, कंपटीशन जो है, कंपटीशन में हो सकता है बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी क्या है? कंपटीशन हो सकता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल लिखा गया है एक साउथ अमेरिकन लेक। साउथ अमेरिका में जो शैलो लेक्स हैं, शैलो लेक का मतलब समझते हैं? ऐसी झील, जिस झील में जिस जगह पानी कम होता है या नदी में जिस जगह पानी कम होता है, जमीन दिखती है, उसको शैलो बोलते हैं, उथला, जहां पानी थोड़ा कम है। अरे गहराई कहाँ होगा? बीच में जाकर के कहीं। किनारे गहराई क्या होती है? कम होती है। ठीक है? तो उन्होंने लिखा है कि साउथ अमेरिका में जो शैलो लेक्स हैं, एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन शैलो लेक्स, ऐसे लेक्स जो क्या है? जिनमें गहराई बहुत ज्यादा नहीं है। कहां पर? इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। ठीक, वहां पर कुछ मछलियां रहती हैं, और पानी है तो मछली रहेगी ही। तो दूसरी जगह से कुछ चिड़िया उड़ के आती हैं, उनको बोलते हैं फ्लेमिंगोस। वो बर्ड्स हैं। क्या है वो? बर्ड्स हैं। अब मछली है, वो क्या खाती है? जूप्लैंक्टॉन्स। जूप्लैंक्टॉन्स जानते हैं क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है? जूप्लैंक्टॉन्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर जो आंख से नहीं दिखते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म होते हैं, उनको जूप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। तैरते रहते हैं पानी में। प्लैंक्टॉन्स का मतलब ये होता है तैरने वाले। ठीक है? और जो पौधे एकदम माइन्यूट होते हैं, जैसे एल्गी है, डायटम, ये सब फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्लांट होते हैं, जूप्लैंक्टॉन्स एनिमल्स होते हैं। समझ में आया? तो ये शैलो लेक्स में है क्या है? वहां पर रेजिडेंट जो फिशेज हैं, यही सब लिखा। देखिए रेजिडेंट फिशेज का मतलब वहां जो निवासी मछलियां हैं, वहां की जो मछलियां वहां रहती हैं। ठीक है? और एंड फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज क्या है? ये बर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये बर्ड्स हैं। ये बाहर से आती हैं,
ये वहां की नहीं है, ये रेजिडेंट फिशेस वहां मछलियां झील की हैं, लेकिन ये बाहर से उड़ के आ जाती हैं, कभी कभी किसी मौसम में आ जाती हैं। तो जब आती हैं तब कंपटीशन होता है, हमेशा नहीं होता है। तो फ्लेमिंगोज बर्ड्स जो आती हैं ये कंपटीट करती हैं, कंपटीट फॉर सेम रिसोर्सेज। दोनों का भोजन सेम है, देखिए कहाँ ये मछली है और कहाँ ये चिड़िया है, अंतर है ना दोनों में, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। इनके बीच में भी कंपटीशन होता है क्योंकि दोनों का खाना सेम है। तो जब भोजन सेम है तो कंपटीशन होगा। ज्यादातर कंपटीशन किसके बीच में होता है? क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि खाना पीना किसका सेम है? जो क्लोजली रिलेटेड है उनका भोजन सेम होता है। लेकिन कभी कभी होता है क्या है, डिफरेंट स्पीसीज का फूड भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज, सेम फूड के लिए कंपटीशन करते हैं। और उनका फूड क्या है? वो है दैट इज जूप्लैंक्टन्स। किसको खाते हैं? जूप्लैंक्टन्स। तो पहली वाली लाइन जो है रॉन्ग हो गई ना, ये हमेशा सही नहीं है कि सेम स्पीसीज के बीच में ही क्लोजली रिलेटेड में होगा। देखिए सेम के बीच में तो होता ही है, जैसे टाइगर है टाइगर है तो सब सेम स्पीसीज है कि नहीं है? लॉयन लॉयन सब सेम है, उनके बीच में होगा। लेकिन जो क्लोजली हैं, जो जैसे जिनका भोजन सेम है, उनमें भी क्या है, यहाँ अनरिलेटेड में भी, अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन हो सकता है। ये लाइन समझ में आई? दूसरा देखिए सेकंड लाइन, इसको रॉन्ग करना है कि रिसोर्स कंपटीशन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब रिसोर्सेज कम पड़ रहे होते हैं, जब भोजन कम हो रहा होता तभी कंपटीशन होता, नहीं, कभी कभी भोजन बहुत ज्यादा है तब भी कंपटीशन होता है। ठीक है, तो दूसरा लिखेंगे कंपटीशन में अकर हो सकता है, में भी हो सकता है, व्हेन रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड या नॉट लिमिटेड लिखेंगे, नॉट लिमिटिंग। जब रिसोर्सेज लिमिटिंग नहीं है, मतलब ज्यादा अच्छे खासे हैं, तब भी कंपटीशन हो सकता है। ऐसे कंपटीशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। एक लिखा पढ़िए, लिखा है, मिला आपको लाइन? इसलिए कहते हैं एडवांस बढ़ के आएंगे तो जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आता चला जाएगा, नहीं तो ऐसे देखते रहेंगे। इस तरीके के कंपटीशन को क्या बोलते हैं? अरे इधर देख लो जी, यहां देख लो, यहां भी कुछ चल रहा है। ऐसा कंपटीशन जिसमें रिसोर्सेज अफराद हैं, भोजन अच्छा खासा है, फिर भी कंपटीशन हो रहा है, ऐसे कंपटीशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस समझ में आया? इस कंपटीशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन। ऐसा कंपटीशन जिसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस का मतलब जानते हैं क्या? बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, अब बाधा कैसे उत्पन्न होती है? बाधा ऐसे उत्पन्न होती है, आप कहीं कुछ मान लीजिए बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया पार्टी चल रही है, और यहाँ पर अभी कोई आ जाए, बाहर से अधिकारी आ जाए, तो आपका खाने स्पीड घट जाएगी ना, उसको देख करके, या टीचर ही कोई आ जाए तो उस स्पीड से नहीं खाएंगे खाना ना। ठीक है, आप कैंटीन में बैठ करके समोसे खा रहे हैं, आपके पिताजी आ गए, घर का कोई सदस्य आ गया, तो थोड़ा सा आप खाना धीरे कर देंगे? नहीं करेंगे, डर की वजह से, डर। तो एक स्पीसीज मान लीजिए ए है और एक स्पीसीज बी है, भोजन बहुत सारा है, अच्छा खासा है, ए स्पीसीज इसको खा रही है, लेकिन बी अगर आ गया वहां पर, बी की वजह से अगर इसकी फीडिंग एफिशिएंसी क्या हो गई? कम हो गई। भोजन करने की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भोजन नहीं कर पाएगा ना प्रॉपर, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंपटीशन को बोलते हैं क्या चीज? इंटरफेरेंस, बाधा उत्पन्न। कोई आकर के कबाब में हड्डी बन गया, बाधा उत्पन्न कर दिया। ठीक है, फूड अच्छा खासा उपलब्ध है, सब कुछ अच्छा खासा, लेकिन क्या हो गया? कंपटीशन किसकी वजह से हुआ? इसके आने की वजह, इसके डर की वजह से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब इंटरफेरेंस में होता क्या, देखिए यहां लिखा गया बुक में, क्या होता है अभी जो मैंने लाइन बोला वही लिख रहा हूं। फीडिंग एफिशिएंसी, फीडिंग एफिशिएंसी, भोजन को लेने की क्षमता घट जाती है।
रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस ड्यू टू अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज के आने से, दूसरी सुपीरियर स्पीसीज, अदर सब हट जाता है ड्यू। आपके पास एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है, बी बहुत पावरफुल है, बी बहुत पावरफुल स्पीसीज है, ठीक है, और दोनों कहीं पर हैं, भोजन कर रहे हैं, सेम फूड को खा रहे हैं, तो अगर ये पावरफुल ज्यादा है तो इसके डर की वजह से एक ही फीडिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। समझ में आ रहा है? ये लाइन लिखा हुआ है। तो देखिए, तो कंपटीशन की डेफिनेशन पुरानी क्या थी? पुरानी ये थी कि कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो स्पीसीज सेम स्पीसीज कॉमन फूड के लिए लड़ाई करते हैं, ये पुरानी डेफिनेशन है। समझ में आया? लेकिन ये दोनों पॉइंट यहाँ रॉन्ग हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं? ये दोनों पॉइंट यहाँ जाकर के रॉन्ग हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं पूरी तरीके से। तो नई डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। नई डेफिनेशन ये है कि कंपटीशन क्या है? कंपटीशन, इन कंपटीशन, एक लाइन लिखा है इन्होंने, देखिए, इन कंपटीशन, कहाँ गया, इज द डिफाइन इन विच द फिटनेस, कंपटीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कंपटीशन डिफाइंड एज, competition defined as process in which the fitness of one species, process, competition एक ऐसा प्रोसेस है in which, जिसमें फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, एक स्पीसीज की फिटनेस, ठीक है, इसको आप बोलते हैं क्या चीज? आर, रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस ड्यू टू अदर, reduce due to other superior species। ये नई डेफिनेशन है जो अभी नीचे वाला पॉइंट लिखा था मैंने। नीचे वाले पॉइंट में क्या था? उसमें ये बता रहे थे हम कि अगर फूड बहुत ज्यादा है फिर भी कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन जब हो रहा था तो हो क्या रहा था? एक स्पीसीज का फीडिंग एफिशिएंसी घट जा रहा था दूसरे की वजह से। तो जो बाद में डेफिनेशन निकाली गई कंपटीशन की, वो ये बताया गया कंपटीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक स्पीसीज का फिटनेस घट जाएगा, किसकी वजह से? ड्यू टू द अदर। अगर कहीं दो स्पीसीज हैं, एक बहुत ताकतवर है, ठीक है, तो कमजोर वाली जो होगी वो खाना पीना नहीं खा पाएगी, ठीक है, दोनों में कंपटीशन हुआ कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? तो दूसरी स्पीसीज, जो स्पीसीज, जिस स्पीसीज का फिटनेस, जो स्पीसीज फिट नहीं होगी, फिटनेस नहीं होने का मतलब समझते हैं? जो कमजोर होगी, ठीक है, जो स्पीसीज क्या होगी? कमजोर होगी, वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगी, वहां से हट जाएगी। मतलब एक स्पीसीज का फिटनेस क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है ना, किसकी वजह से? दूसरी स्पीसीज की वजह से। और फिटनेस को क्या बोलते हैं? आर। और ये फिटनेस क्या है? ये, अरे कल फिटनेस बताया था ना, बायोटिक पोटेंशियल, एक टर्म बताया था ना, याद आ रहा है ना? आर को बोलते हैं बायो, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या बायोटिक पोटेंशियल, या डार्विन फिटनेस, ठीक है। अरे भाई, जो स्पीसीज जितनी ज्यादा फिट रहेगी उतना ही बढ़िया कंपटीशन करेगी, जो फिट नहीं रहेगी वो कंपटीशन कैसे करेगी, ठीक है। तो कंपटीशन में एक ना एक को तो नुकसान होना है, और जिसको नुकसान होता है उसकी फिटनेस क्या हो जाती है? घट जाती है, किसकी वजह से? दूसरे की वजह से, जो ताकतवर होता है। ये इसकी नई डेफिनेशन है। अब इसमें कुछ टर्म और देखिए। एक साइंटिस्ट हैं गॉस, GAUSE, गॉस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक नियम दिया था, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये गॉस का
एक नियम है। इस नियम में क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि कहीं पर भी अगर दो स्पीशीज कंपटीशन कर रही हैं तो दोनों कभी एक साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं, और एक ना एक दिन तो आएगा कि एक को वहां से हटना पड़ेगा ना। एक स्पीशीज वहां से खत्म हो जाएगी, जो कमजोर वाली होगी, इलिमिनेट हो जाएगी, एक्सक्लूड कर जाएगी। कंपटीशन में होता क्या है, एक ताकतवर स्पीशीज बची रहती है और कमजोर वाली वहां से एक्सक्लूड कर जाती है, बाहर चली जाती है, हट जाती है। ठीक है, तो यही इनका नियम है। कंपटीशन के द्वारा एक ताकतवर स्पीशीज कमजोर स्पीशीज को क्या कर देती है, एक्सक्लूड कर देती है। ठीक है, मतलब सुपीरियर स्पीशीज जो है एलिमिनेट कर देती है, एलिमिनेट मतलब हटा देती है द इंफीरियर स्पीशीज। कब हटाती है? जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होते हैं। याद रखिए, कंपटीशन तभी होता है जब रिसोर्सेज कम पड़ रहे होते हैं। ये तो एक एग्जांपल हमने एक्सेप्शन के तौर पर बताया था, उस डेफिनेशन को पूरी तरीके से रॉन्ग करने के लिए। लेकिन कंपटीशन याद रखिए ज्यादातर कब होता है? जब स्पेस घटने लगता है, फूड घटने लगता है, तभी होता है। तो सुपीरियर स्पीशीज क्या करती है? हटा देती है इंफीरियर वाले को। व्हेन रिसोर्सेज क्या होने लगते हैं? लिमिटिंग होने लगते हैं, तब। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने एक नियम दिया था, ये हम लोग जान भी रहे हैं, ऐसा होता भी है। ये गॉस का केवल एक नियम है। यही लाइन एकदम ऐसे सच लिखी गई है। गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल लाइन पढ़ी इकोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या बोला? व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग कंपटीटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज। जो कंपटीटिव सुपीरियर स्पीशीज होती है वो दूसरी रिलेटिव स्पीशीज, कमजोर स्पीशीज को वहां से इंफीरियर को, उसने इंफीरियर नहीं लिखा है, हमने लिख दिया है, इंफीरियर वाले को वहां से खदेड़ देती है, हटा देती है। ठीक, ये थोड़ा सा बोरिंग है इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया, ध्यान समझते रहिए। ठीक है, आप देखिए एक एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल। गैलापागोस आइसलैंड सबको पता है क्या होता है? हाँ, डार्विन फिंचेस की जहां खोज हुई थी साउथ अमेरिका में। ये आइसलैंड की पूरी सीरीज है, 14 आइसलैंड की सीरीज है। ठीक है, तो लिखेंगे इन गैलापागोस आइसलैंड। वहां पर क्या है? आइसलैंड। वहां पर एक कछुआ रहता है, अल्बिंगो टॉर्टोइस इसका नाम है। ठीक है, अल्बिंगडॉन। वहां पर क्या है? अल्बिंगडॉन टॉर्टोइस है। ये कंपटीशन किसके साथ करता है? गोट के साथ में। ठीक है, जो वहां की गोट है। ठीक है, तो ये एंड गोट, दो लोग वहां पर हैं, गोट है और ये टॉर्टोइस है। ठीक, कौन इसमें से स्ट्रांग है? गोट है। कछुआ भी वही चीज खा रहा था वहां, हर्ब्स, जो गोट खाती। दोनों का भोजन सेम था, इस कछुए का भोजन भी और गोट का भोजन क्या है? सेम है। लेकिन गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। ब्राउजिंग का मतलब, क्योंकि बकरी तेज चलती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो कंपटीशन में कौन जीतेगा? अब वो वाला छोड़ दीजिए, कछुआ खरगोश वाला, वो नहीं है, यहाँ गोट है। ये गोट चर के घास को खत्म कर दे रही थी। कछुआ इतना धीरे धीरे चलता था, ठीक है, कि उसको घास मिलती ही नहीं थी, वो तब तक गोट खा के खत्म कर दिया। तो गोट ने कंपटीशन किसके साथ किया? टॉर्टोइस के साथ में, और टॉर्टोइस को वहां से एलिमिनेट करा दिया, एक्सक्लूड करा दिया। ठीक है, यहां लिखेंगे टॉर्टोइस जो है,
कंपटीटिवली एक्सक्लूड हो गया, एक्सक्लूड का मतलब वहां से हट गया, ड्यू टू हाई ब्राउजिंग एफिशिएंसी, ब्राउजिंग इफिशियंसी ऑफ गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, उसने कछुए को वहां से हटा दिया। समझ में आ रहा है? पढ़ लीजिए, अब बुक में आ जाइए, लाइन समझ लीजिए। एल्बिंगो टॉर्टोइस, किताब देखो। एल्बिंगो टॉर्टोइस इन द गैलापागो आइसलैंड्स बिकम एक्सटिंक्ट। कौन एक्सटिंक्ट हो गया था? एल्बिंगो टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए थे गैलापागो। क्यों हो गए थे? लिखा विदिन ए डिकेड, कुछ सालों में, कुछ दशक में वो एक्सटिंक्ट कर गए। आफ्टर गोट वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइसलैंड, जब उस आइसलैंड पर गोट को लाया गया, पहले से गोट नहीं थी, गोट को वहां इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, तो वहां से कछुए हट गए। ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट, कारण क्या है? क्योंकि गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, ठीक। एक इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है। आगे पेज पर आ जाइए। अब एक वर्ड पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझा दिया मैंने, एक है कॉम्पिटिटिव रिलीज, समझ लीजिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज में क्या है? देखिए, अगर दो स्पीशीज हैं, कहीं कंपटीशन कर रही हैं, ए और बी, इसमें से सुपीरियर मान लीजिए कौन सी है? बी है। इसकी वजह से ए क्या हो रही है? उसकी संख्या घट रही है। भाई जो सुपीरियर होगा इंफीरियर को खदेड़ेगा धीरे धीरे, और इंफीरियर की संख्या कम होती चली जाएगी, इंफीरियर मरने लग जाएंगे, इसको भोजन नहीं मिलेगा। सुपीरियर मान लीजिए बी है, तो अगर सुपीरियर को वहां से निकाल दिया जाए एक्सपेरिमेंटली, तब क्या होगा? तब ए का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका दायरा बढ़ जाएगा, ये अपना फलेगा फूलेगा, इसका दायरा बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ये अपनी संख्या बढ़ा लेगा, क्योंकि डर तो खत्म हो गया, बी वाली तो एक्सक्लूड करा दिया हमने। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। जो कंपटीशन कर रहा है, अगर कंपटीशन करने वाले को वहां से हटा दिया जाए, जिसकी वजह से कंपटीशन हो रहा है, तो दूसरी स्पीशीज अपना दायरा क्या कर लेती है? बढ़ा लेती है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बढ़ जाती है। समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। पिछले वाले में इसमें अंतर है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे, जब व्हेन टू स्पीशीज, जब दो स्पीशीज क्या कर रही हैं? कंपीट कर रही हैं, ठीक है। जब दो स्पीशीज में कंपटीशन हो रहा है, अगर वहां से इफ सुपीरियर स्पीशीज को क्या करें? एलिमिनेट करा दें एक्सपेरिमेंटली एलिमिनेट करा। देखिए, एलिमिनेट अपने आप नहीं होगा, हम कराएंगे, वहां से हम हटाएंगे, एक्सपेरिमेंट से हटाएंगे। एलिमिनेट करा दें, तब क्या होगा? देन इंफीरियर जो होगी, इंफीरियर वन, जो इंफीरियर स्पीशीज होगी, वो क्या करेगी? अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा देगी, ठीक है, इंक्रीज कर लेगा, इंक्रीज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। लिखते रहिए, किताब भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा दे रहा हूं। देखिए, स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। सोचिए, मान लीजिए कोई स्पीशीज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसका वितरण जो कम दूरी में फैली हुई है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में है, वो कौन सी वाली है? ए वाली बता रहे थे आपको, कमजोर वाली। जो कमजोर रहेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीशीज है उसकी वजह से इंफीरियर वाले का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है is found to expand distribution range when the competitive species experimentally removed। अगर एक्सपेरिमेंट से हम कॉम्पिटिटिव वाली सुपीरियर स्पीशीज को हटा दें, तो इंफीरियर वाली का डिस्ट्रीब्यूशन रेंज एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, दायरा एक्सपेंड कर जाएगा। ये थोड़ा सा इतनी आसान भी लैंग्वेज नहीं है बुक की, ठीक है।
अब इसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। पिछले वाले को नियम को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट बताया था, एग्जाम्पल। इसको भी समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? कोनेल एक्सपेरिमेंट, CONNEL स्पेलिंग, कोनेल एक्सपेरिमेंट है। काम दिया CONNEL, हाँ, कोनेल्स इलीगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है। कोनेल्स इलीगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट क्या समझाता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज प्रिंसिपल को समझाता है। कैसे? देखिए, स्कॉटलैंड में, कहां पर? इन स्कॉटलैंड में जो समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया का मतलब कोस्टल एरिया, स्कॉटलैंड में जो क्या है? कोस्टल एरिया है, वहां पर बैरेंकल्स रहते हैं। ये क्या रहते हैं वहां पर? बैरेंकल्स। तो बैरेंकल्स जानता कोई क्या है? क्रस्टेशियंस हैं। क्रस्टेशियंस जानते हैं क्या होता है? जिसमें झींगा मछली आती है जिस ग्रुप में, वो क्रस्टेशिया है। बैरेंकल्स भी क्रस्टेशियंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो स्कॉटलैंड में जो समुद्र के किनारे का एरिया है, वहां पर बैरेंकल्स रहते हैं। बैरेंकल्स हो गया, क्रस्टेशियंस रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, बैरेंकल्स दो टाइप के होंगे, एक सुपीरियर होगा और एक इंफीरियर होगा, ठीक है। तो सुपीरियर जो बैरेंकल्स है उसका नाम है बैलनस। इसमें जो सुपीरियर वाला है, सुपीरियर, और एक क्या होगा? इंफीरियर होगा, ठीक है। बैरेंकल्स है, इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। एक सुपीरियर बैरेंकल है, इंफीरियर। सुपीरियर वाले को क्या बोलते हैं? बैलेनस, और इंफीरियर वाले को कैलाथमस, कुछ नाम है देखिए, कैथेमेलस। इंफीरियर वाले को क्या बोलते हैं? कैथेमेलस, ठीक है। अब बताइए, दोनों में कौन, अगर देखा जाए तो कंपटीशन कौन कर रहा है? सुपीरियर वाली कर रही है ना, इंफीरियर से कर रही है। अगर सोचिए सुपीरियर वाले को हटा दिया जाए तो इंफीरियर वाले का डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी को अगर क्या करें, अगर इसी को एलिमिनेट करा दें, एलिमिनेट एक्सपेरिमेंटली, तो क्या होगा? तब इंफीरियर वाले का डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि समस्या ही खत्म होगी, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन रेंज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, किसका? ऑफ इंफीरियर स्पीसीज का। सुपीरियर स्पीसीज को बैलनस बोलते हैं, इंफीरियर स्पीसीज को बोलते हैं कैथेमेलस। समझ में आया? दो अलग अलग स्पीसीज हैं। अब एक बहुत अच्छी लाइन समझ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आता है ये वाला, गोट वाला जो लिखा नहीं है कि इन द जनरल हर्बीवोर्स आर प्लांट आर अपीयर टू मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन द कार्निवोर। इस लाइन को समझ लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और यहां से लिख लीजिए, इन जनरल हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स का मतलब घास खाने वाले, ठीक है, वो कंपटीशन से जाकर कंपटीशन कहीं हो रहा है तो समस्या किसको ज्यादा होगी? शाकाहारी जीव अगर कंपटीशन कर रहे हैं और एक जगह मांसाहारी में कंपटीशन चल रहा है तो शाकाहारी वाले पहले खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? पढ़िए फिर से लाइन, इन जनरल हर्बीवोर्स एंड द प्लांट्स appear to more adversely affected by competition than carnivores. Herbivores and plants, पहले लिख लीजिए, are more affected, इनको समस्या ज्यादा होती है, affected in competition than carnivores. अगर कंपटीशन हो रहा है तो कार्निवोर को ज्यादा समस्या पैदा नहीं होगी, पहले किसको पैदा होगी? पहले होगी प्लांट को और हर्बीवोर्स को। कैसे समझ रहे हैं? जैसे ये प्लांट्स हैं, कहीं खेत है बहुत सारा, तो कंपटीशन प्लांट में भी होता कि नहीं होता? बताइए, प्लांट भी कंपटीशन करते हैं कि नहीं करते हैं?
हाँ, नहीं पता है। होता है खेत में जो है, पता लगा कोई ऐसा खरपतवार जम गया जो क्या है बाकी फसल को चौपट कर दिया, नहीं हुआ, क्योंकि फील्ड में सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट तो उतने ही हैं, आप एक्स्ट्रा मिलाएंगे, लेकिन जब फील्ड में अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, ऐसे प्लांट जो बेकार किस्म के हैं, वो कंपटीशन करते हैं, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट खींचते हैं, तो नॉर्मल पौधा जो होता है उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, मरने लगता है। तो प्लांट में भी कंपटीशन होता है। तो अगर कंपटीशन हो रहा है तो प्लांट है, तो मान लीजिए प्लांट डाई हो गए। अब प्लांट को कौन खाता है? हार्बीवोर्स। और हार्बीवोर को कौन खाता है? कार्निवोर। तो सोचिए अगर प्लांट पहले कौन खत्म होगा? पहले तो प्लांट खत्म होंगे, और प्लांट अगर खत्म हो गए तो कार्निवोर को डायरेक्ट समस्या नहीं आएगी, पहले समस्या आएगी हर्बीवोर को, क्योंकि हर्बीवोर डायरेक्ट डिपेंड है प्लांट पर। क्या खाएगा हर्बीवोर? प्लांट अगर सोचिए कंपटीशन हो रहा है, प्लांट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक, तो उसका असर कहां जाएगा? अगर पौधे कम हो जाएंगे तो शाकाहारी जीवों में कंपटीशन होगा, मांसाहारी जीवों में पहले कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि मांसाहारी जीव को किसको खाते हैं? शाकाहारी को खाते हैं ना, ठीक है। तो पहले कंपटीशन इनमें होगा, क्योंकि इनकी संख्या घट रही है, इनकी घट रही है, तो इनको खाते कौन है? ये हैं, तो ये अफेक्टेड होंगे, उसके बाद वो अफेक्टेड होंगे जब ये घटेंगे। जब ये घटेंगे, हार्बीवोर की संख्या जब घटेगी तभी तो मांसाहारियों पर प्रभाव आएगा, कि पहले ही आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो पहले प्रभाव किस पर आता है? प्लांट पर या हार्बीवोर्स पर दिखाई देता है। जब ये हार्बीवोर्स में कम हो जाएंगे तब उसका असर कार्निवोर पर नजर आएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले कंपटीशन को ये लोग फेस करते हैं। बाकी जो आगे पढ़ेंगे गॉस का कम्पिटिटिव फिर वही लाइन को रिपीट कर दिया। देखिए अब मैं इसको बुक में से समझा दे रहा हूं, ऐसे ही आपके पास बुक देखते रहिए, इसी को मैंने समझाया, फिर से वही लाइन रिपीट है। गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है? ये बताता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में कंपटीशन हो रहा है, किसके लिए? सेम रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनिटली। दो जीव अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो क्या वो हमेशा रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। दो जीवों में अगर कंपटीशन चल रहा है तो वो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि एक वहां से हट जाएगा, बहुत ज्यादा समय तक दोनों वहां एक जगह जिंदा नहीं रह पाएंगे। यही लाइन लिखी गई, समझ में आया? अब बताइए क्या ऐसा किया जाए कि कंपटीशन को घटाया, कैसे कंपटीशन को हटाया जाए, कैसे कंपटीशन को हटाया जाए? तो कंपटीशन को हटाने का तरीका क्या है? अपनी अपनी रहने की जगह में बंटवारा कर लो और खाने में बंटवारा कर लो, ठीक है, समझ में आया? टारगेट अगर दो जीवों का टारगेट बदल जाए तो कंपटीशन हट सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। देखिए यहां पर एक लाइन आपको यहां से दिख रही होगी, रिसोर्स पार्टनिंग मिला, एक वर्ड देखिए, रिसोर्स पार्टनिंग, खोजिए इस लाइन को। लिखा है स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट द कोएग्जिस्टेंस रादर देन द एक्सक्लूजन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए, इफ टू स्पीशीज, अगर दो स्पीशीज जो कंपटीशन कर रही हैं, फेसिंग कंपटीशन, दो स्पीशीज जो क्या कर रही हैं? कंपटीशन को फेस कर रही हैं, उनमें कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, कैन नॉट कोएग्जिस्ट, वो साथ में नहीं रह सकती हैं, कोएग्जिस्ट इंडेफिनिटली, वो एक लंबे समय तक साथ में नहीं रह सकती हैं, दो स्पीशीज जो कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है। तो साथ में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर वो साथ में रहें तो उसके लिए क्या है? लिखा इफ टू स्पीशीज कम्पीट रिसोर्सेज दे अवॉइड द कंपटीशन। हाँ, फिर कंपटीशन को कैसे अवॉइड करेंगे? दे कैन कोएग्जिस्ट, वो साथ में कैसे रहेंगे? दो स्पीशीज में कंपटीशन चल रहा ना, वो साथ में नहीं रह सकती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो साथ में भी रहें? तो दे कैन कोएग्जिस्ट, कैसे कोएग्जिस्ट करेंगी? तो अगर रिसोर्सेज में बंटवारा हो जाए, दे कैन कोएग्जिस्ट इफ देयर
रिसोर्सेज ऐसे लिखेंगे, इफ पार्टीशन इन देयर रिसोर्सेज, इफ पार्टीशन इन देयर रिसोर्सेज, अगर उनके रिसोर्सेज में पार्टीशन कर दिया जाए, पार्टीशन, तो वो साथ में रह सकते हैं, बंटवारा कर दिया जाए। जैसे एक जॉइंट फैमिली में जब कई लोग होते हैं, जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो साथ में नहीं रह पाते, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो जब उनका बंटवारा कर दिया जाएगा कि तुम इस कमरे में रहोगे, तुम इसमें रहोगे, तुम इसमें रहोगे, सबकी रहने की जगह है एक साथ, लेकिन क्या है, सब कुछ बगल बगल में शिफ्ट कर दिया गया है, सब अपना अपना खाना बनाएंगे, तो एक साथ भी रह रहे हैं, कंपटीशन भी नहीं हो रहा ना। ऐसे ही है कि अगर रिसोर्सेज में क्या कर दिया जाए, पार्टीशन कर दिया जाए, उनके बंटवारा कर दिया जाए, तो वो साथ में एक साथ क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इसका एग्जाम्पल जानते हैं क्या है? डार्विन की जो फिंचेस हैं, एक जगह पर गैलापागो आइसलैंड्स पर कई तरीके की फिंचेस हैं कि नहीं है? कुछ कैक्टस को खाती हैं, कुछ सीड खाती हैं, कुछ वुड पिकर हैं। तो ऐसा क्यों है कि डिफरेंट टाइप की फिंचेस एक जगह क्यों हैं? क्योंकि सबका भोजन क्या है, अलग है, सबका भोजन अलग है। रिसोर्सेज में पार्टीशन है, इसलिए सब एक साथ रह रहे हैं और कंपटीशन नहीं हो रहा उनके अंदर। तो यही लिखा हुआ देखिए, मैक ऑथर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ द वार्बलर, वार्बलर क्या है, डार्विन की फिंचेस को बोलते हैं, living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavior adaptation in the foraging। foraging activity का मतलब समझते हैं, भोजन, सबका भोजन क्या है, अलग अलग है। तो रिसोर्सेज में पार्टीशन होने की वजह से कंपटीशन मिनिमाइज हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद एक और समझ लीजिए, पैरासिटिज्म को आगे खत्म करेंगे, कमेंसलिज्म समझ लीजिए। ये आसान चीज है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक को फायदा और दूसरे को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, नाइदर बेनिफिट नॉट हार्म, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। यहां से मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने यहां से बता दिया, देखिए आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल इसमें देखिए क्या क्या है। पहला है ऑर्किड एंड मैंगो, फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑर्किड्स एंड मैंगो, ये दो स्पीशीज है। ऑर्किड और मैंगो का जो संबंध है वो क्या है, कमेंसलिज्म है। ऑर्किड क्या होते हैं, बताओ जी, कोई ऑर्किड क्या है? जो आम के पेड़ पर देखते होंगे, उसकी शाखाओं पर कुछ पौधे ऐसे ग्रो कर जाते हैं, ऊपर ग्रो कर जाते हैं, उनका नीचे से कोई संबंध ही नहीं है, आपको लगता है कि उसी के ऊपर टंगे हुए हैं, वो है ऑर्किड, ठीक है। मैंगो के ट्री पर उसकी शाखाओं पर कुछ प्लांट ग्रो के रहते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्किड। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो कमेंसलिज्म है। इसमें एक को फायदा होगा, फायदा किसको होगा, फायदा होगा प्लस इसके लिए लगेगा, ये इसके लिए जीरो। मैंगो को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब क्या फायदा है ऑर्किड को, ऑर्किड को मैंगो पर रहने की जगह मिल रही है, नीचे भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, लेकिन उतना ऊपर क्यों चला गया, क्यों आम के पेड़ पर चला गया ऊपर रहने के लिए, नीचे क्यों नहीं रह रहा, कोई बताएगा? ऊपर इसलिए सनलाइट अच्छी आ रही है ना, नीचे अगर कहीं नीचे रहता तो पेड़ से ढक जाता, पेड़ से वो ढक जाता। घने जंगल में घास नीचे रहती है, पेड़ ऊपर है, घास ऊपर लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो पेड़ के ऊपर क्यों चला गया ट्री पर, ताकि प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट को पकड़ सके। तो रहने की जगह मैंगो ने दिया, तो इसको फायदा क्या मिला, इसको फायदा मिला एक रहने की जगह मिल गई, शेल्टर मिल गया, शेल्टर। भोजन नहीं ले रहा मैंगो से, ध्यान रखिएगा, मैंगो से कोई भोजन नहीं लेता है, भोजन खुद बनाता है, इसकी पत्तियां हरी हैं, खुद भोजन बनाता है। तो मिट्टी और पानी कहां से लेगा फिर ये, अरे मिट्टी तो न्यूट्रिशन कहां से लेगा ना, बताइए, हाँ न्यूट्रिशन कहां से लेगा, बताओ जी। भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर से उड़ के आ जाएगी इन्वायरमेंट से,
वाटर मिट्टी से लेना है, वाटर कैसे आएगा, और न्यूट्रिएंट कहां से आएंगे, तो एयर से लेता सब कुछ। इसमें एक स्पेशल टाइप की रूट होती है, उसमें एक वेलामेंट टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है, वेलामेंट टिश्यू, समझ में आ रहा है ना। ऑर्किड प्लांट की रूट में एक विशेष प्रकार का टिश्यू है वेलामेंट टिश्यू, वो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर खींचता है, वातावरण से नमी को खींचेगा। और नमी में क्या है, मिट्टी भी तो है कि नहीं है, वातावरण में डस्ट भी तो है, और उस डस्ट में क्या है, न्यूट्रिएंट है कि नहीं है। अरे जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, देखिए ज्यादा डिटेल थोड़ी समझानी पड़ जाती है, इसमें समस्या तो ये देखिए ये पौधा है, इसकी ये रूट है, रूट लटकी हुई है नीचे। अब ये रूट क्या करेगी, वातावरण में जो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको नमी को खींचेगी। नमी के साथ जब नमी जाएगा तो वाटर मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, पानी की कमी तो पूरा हो गया। न्यूट्रिएंट कैसे आएगा, मिट्टी भी तो है ना, मॉइस्चर के साथ साथ सॉइल के पार्टिकल भी जाएंगे, सॉइल के पार्टिकल जब गए तो न्यूट्रिएंट भी चला गया साथ में। समझ में आ रहा है ना, न्यूट्रिएंट की कमी कैसे पूरी हो रही है। सॉइल जो डस्ट है ना, डस्ट में न्यूट्रिएंट है और मॉइस्चर है, दोनों ले लेता है। तो भोजन तो खुद बना लिया, केवल रहने की जगह ले रहा। मैंगो को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, समझ में आ रहा है ना। एक को केवल प्लस हो रहा है ये, ठीक, न्यूट्रिएंट नहीं लेता है यहां से। ऑर्किड हो गया। दूसरा है बैरेंकल्स एंड वेल। दूसरा संबंध देखिए इसमें, दूसरा है बैरेंकल। अभी होता है ना बैरेंकल्स, पता है ना, क्रस्टेशियंस एक जीव है बैरेंकल्स। बैरेंकल्स और वेल का जो संबंध है ये क्या है, ये भी कमेंसलिज्म में आता है। कैसे, इसमें फायदा किसको है, बैरेंकल्स को है, वेल को कोई फायदा नहीं है। वेल मछली के ऊपर एक जीव बैठता है आकर के, उसका नाम क्या है, बैरेंकल्स। जैसे वेल मछली है, इसके ऊपर एक, इसकी पीठ पर आकर के एक जीव बैठेगा, बैरेंकल्स। जहां जहां वेल मछली जाएगी वहां वहां ये जाएगा। फायदा इसको मिलेगा क्योंकि भोजन की तलाश इसकी मदद से करिए, सवारी है ये, बैरेंकल्स की सवारी वेल मछली है, तो वेल मछली इसको सवारी कराती है, ठीक है। और उस सवारी के दौरान ये उस घूमता है, तो ये भोजन ले लेता है इधर उधर घूम करके पानी में से, समुद्र में से, ठीक है। उसके बदले वेल को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, ना कोई नुकसान कर रही है उसके ऊपर में। तो इसको प्लस इसके लिए, उसके लिए क्या है, जीरो है। प्लस क्या है, सर्च फॉर फूड, सर्चिंग फूड, भोजन की तलाश में वेल मछली मदद कर रहा है, सर्चिंग द फूड, ठीक है। वेल मछली से भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन की तलाश में ये सवारी का काम कर रही है, बस, ठीक है। एक फायदा इसको यहां से मिल रहा है। तीसरा एग्जांपल देखिए, कैटल अर्गट एंड ग्राजिंग कैटल। जो कैटल अर्गट है, अर्गट एंड ग्राजिंग कैटल्स। अब आप पूरा बुक में से पढ़ लीजिएगा, मैं सब लिख नहीं रहा हूं। दोनों का संबंध क्या है, कमेंसलिज्म है, इसमें फायदा अर्गट को होगा, इसको कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान। समझिए, अर्गट जानते हैं बगुला होता है, ठीक है, बर्ड है। तो बगले जो होते हैं, कैटल अर्गट का मतलब कैटल्स के पीछे, गाय के पीछे चलने वाले, भैंस के पीछे चलने वाले जो बगले हैं, बगले उन्हीं के पीछे तो भागते हैं। तालाब किनारे देखिए, जहां जहां जानवर झाड़ी में बढ़ रहे होते हैं, पीछे पीछे बगले चलते हैं। क्यों चलते हैं पीछे पीछे, क्यों चलते हैं, बताओ जी। इसलिए चलते हैं क्योंकि जब जानवर चलता है झाड़ियों में से, तो कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, छुपे बैठे रहते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। तो जानवर चल रहा है झाड़ी में से, ठीक है, घास में से, तो कीड़े जो हैं उड़ने लगते हैं, बगले उनको पकड़ के खा लिए। दूसरी चीज क्या है, जानवर जब चलता है तो उसके पैर से मिट्टी दबती है, तो मिट्टी के अंदर जो कीड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं। उसके खुर से जब मिट्टी दबेगी तो कीड़े क्या होंगे, मिट्टी हटेगी। जब हटेगी मिट्टी किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ सॉइल है दबा, तो मिट्टी में क्या होगा, थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब होगी, और कीड़े अगर मिट्टी में, सॉइल में इंसेक्ट हैं बाहर आ जाते हैं, दिखते हैं अर्गट, उनको पकड़ लेते हैं। तो फायदा अर्गट को हो रहा है, इसलिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। और पूरा पढ़ लीजिएगा, ये सब लिखा हुआ उसमें, ठीक है। मैं जल्दी से पढ़ा दे रहा हूँ, देखिए लिखा है, क्लोज लिखा है, कैटल अर्गट एंड ग्राजिंग कैटल। ग्राजिंग कैटल का मतलब जो जानवर चढ़ते हैं, ठीक है।
इन क्लोज एसोसिएशन, साथ साथ में रहते हैं। क्यों साथ में रहते हैं? क्योंकि एक को फायदा है। इट्स लाइक व्हेन यू आर मोस्टली लाइक टू कैच, यू लिव इन द, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, पढ़िए ध्यान से, रूरल एरिया में रह रहे हैं तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है समझने का, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म का है, क्योंकि गांव के एरिया में बगुला दिखेगा ही। ठीक है, लिखा है द अर्गेट ऑलवेज फोरस, अर्गेट जो है हमेशा, फोरस का मतलब चारा लेते हैं, क्लोज टू वेयर द कैटल्स आर ग्राजिंग, जहां जानवर चर रहे होते हैं कैटल्स, वहीं से अर्गट को भोजन भी मिलता है, खुराक भी मिलता है। बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कैटल्स एज द मूव, जब कैटल्स मूव करते हैं, स्टिर अप एंड फ्लरिश आउट फ्रॉम द वेजिटेरियन इंसेक्ट, जैसे कैटल्स जब चलेंगे तो ये स्टिर अप कर देते हैं, मतलब डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, और फ्लश आउट का मतलब बाहर निकाल देते हैं, किसको? जो कीड़े छुपे रहते हैं। कहाँ? वेजिटेरियन इंसेक्ट का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे कीड़े जो पेड़ों को खाते हैं, झाड़ियों को खाते हैं, उनके पत्तों को खाते हैं, तो उसमें छुपे बैठे रहते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और कैच कर लिए जाते हैं अर्गट के द्वारा। आया समझ में? अगला एग्जाम्पल देखिए, मेंसलिज्म का एक और एग्जाम्पल, सी एनीमोन और क्लोन फिश का रिलेशन। अगला एग्जाम्पल है चौथा, सी एनीमोन, एनीमोन एंड क्लोन फिश। किसको फायदा है इसमें? इसको फायदा है, इसको कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं। सी एनीमोन जानते हैं क्या है? सिलेंट्रेटा फाइलम का एक एनिमल है, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, ये देखिए टेंटिकल्स, हाइड्रा की तरीके से। ठीक, छोटी सी मछली बेचारी आती है, वो इसके टेंटिकल्स के बीच में छुप करके बैठी रहती है, तो उस मछली को कोई दूसरा प्रेडेटर नहीं खा पाता है, कोई दूसरा नहीं खा पाता, क्योंकि जैसे ही कोई प्रेडेटर खाने आता है, ये अपने टेंटिकल से उसको खत्म कर देगा। लेकिन इस मछली को नहीं वो खाता, कुछ ऐसा होगा जो इस मछली को नहीं फीड करता है। मछली बेचारी अपने आप को उसके टेंटिकल्स के बीच में बचाए हुए है। फायदा मछली को मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है अगेंस्ट द प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स के अगेंस्ट में, लेकिन सी एनीमोन को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा कि क्लॉन फिश को क्या फायदा है? प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर्स। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा आज, ठीक है, 10 मिनट और रखिए, जल्दी से खत्म कर रहे हैं इसको। ये फिनिश हो गया, ये सब लिखा गया है, आप पढ़ लेंगे, 2-3 लाइनों में खत्म है। आगे का म्यूचुअलिज्म समझ लीजिए। म्यूचुअलिज्म क्या है? एक तरीके का सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस समझते हैं? जहां दो स्पीशीज को, दोनों को फायदा होता है एक दूसरे को। अगर दो स्पीशीज एक दूसरे को फायदा कर रही हैं तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। और एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे से कभी दूर भी नहीं रह पाएंगे, तो एक दूसरे के साथ हैं, फायदा भी कर रही हैं, अलग कर दोगे तो रह भी नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो स्पीशीज एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं, इतना समझिए, उसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है अब बताइए, कहां कहां ऐसा होता है? पहला एग्जाम्पल, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट और एनिमल का जो संबंध है, रिलेशनशिप, ये बताएंगे क्या है? प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप, हाँ, ये लेकिन एक तरीके से तो देखा जाएगा, अगर आप बहुत गौर से देखिए तो प्रीडेशन भी है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसा क्वेश्चन फंसाने वाला नहीं आएगा कि प्लांट एनिमल, अगर आता भी तो आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था कि एनिमल प्लांट को खा रहा है, वो प्रेडेशन में आता है, नहीं आता है। अगर चिड़िया दाना खा रही है वो भी प्रेडेशन में आता है। ठीक है, एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है वो भी प्रेडेशन में आता है। तो यहाँ प्लांट एनिमल का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? वो आपका इसमें आएगा। ठीक है, तो देखिए, प्लांट एनिमल का संबंध कई चीजों के लिए होता है। पहला किसके लिए है? फॉर पॉलिनेशन। ठीक है,
एनिमल क्या करते हैं, एनिमल पॉलिनेशन कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। और एनिमल कैसे फायदा करते हैं प्लांट को, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बदले प्लांट कैसे फायदा कराते हैं, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं। और कैसे बेनिफिट करेंगे, और भोजन देते हैं, प्लांट से भोजन मिलता है। ठीक, तो एक दूसरे को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक और फायदा है, एनिमल प्लांट के सीड को डिस्पर्स कराते हैं, सीड डिस्पर्सल पढ़ा ना, बीज का प्रकीर्णन। तो एक फायदा है कि एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट के सीड को सीड डिस्पर्सल में भी मदद करते हैं, पॉलिनेशन भी कराएंगे और उनके बीजों को फैलाएंगे भी। जैसे पैरेट है, मैंगो खाया, उसके बाद ले जाकर के बीज कहीं और रख दिया तो वहां हो गया, उसकी सीड डिस्पर्स कर गया। तो एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है आपका, दूसरा है लाइकेंस है। तो लाइकेंस सबको पता है ना, लाइकेंस में एल्गी और फंगस का रिलेशन होता है। ठीक है, एल्गी ऊपर है और फंगस कहाँ होता है, फंगस नीचे होता है। एल्गी और फंगस एक दूसरे को कैसे बेनिफिट करते हैं पता होगा शायद ना, पता है ना, अच्छे तरीके से जान रहे हैं, हाँ जान रहे हैं ना, पढ़ चुके होंगे उधर, ये प्लांट किंगडम में है ये लाइकेंस। तीसरा माइकोराइजा मैंने बता दिया है, माइकोराइजा मैं बताना नहीं है अब इसको। माइकोराइजा फंगस और हायर प्लांट का संबंध है। जो हायर प्लांट है उनकी रूट के साथ फंगस रहता है, तो ये फंगस का और किसके बीच का रिलेशन है, एंड प्लांट के बीच का है, हायर प्लांट की रूट, ये भी बता दिया गया है। जो नहीं बताया गया है वो समझिए, देखिए अच्छा, को इवोल्यूशन एक वर्ड लिखा गया है, एक वर्ड पढ़ेंगे को इवोल्यूशन। इसका मतलब समझते हैं क्या है को इवोल्यूशन। जैसे अगर दो स्पीशीज हैं ए और बी हैं, ये इसको फायदा पहुंचा रही है, ये इसको फायदा पहुंचा, दो स्पीशीज एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं। तो बताइए अगर ए स्पीशीज में इवोल्यूशन होता है, ठीक है, जैसे ये इनको फायदा कर रहे हैं और ये इनको फायदा कर रहे हैं, तो इनके अंदर अगर ये पैसा कमा करके अमीर हो गए तो क्या इनको फायदा नहीं कराएंगे, कराएंगे ना, कराएंगे। ठीक है, वो चीटिंग नहीं करेंगे। तो यही है कोएवोल्यूशन का मतलब, साथ साथ विकास, हाँ साथ साथ विकास होना। अगर इसका विकास हो रहा है तो चूंकि बी ए पर डिपेंड है, बी किस पर, अगर सोचिए बी किस पर डिपेंड है, ए पर है, और ए का डेवलपमेंट हो रहा बढ़िया खासा, तो बी का भी डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, ठीक है। और ए बी पर डिपेंड है, बी का डेवलपमेंट होगा तो ए का भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। जहां पर दो स्पीशीज एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, तो अगर एक स्पीशीज का विकास होता है तो दूसरी जो उस पर डिपेंड होती है उसका भी विकास हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे यहां देखिए प्लांट एनिमल में, अगर प्लांट सोचिए, प्लांट में अच्छा खासा बहुत सारे प्लांट हो जाएं, सोचिए कोई जगह बहुत सारे प्लांट हैं, तो क्या एनिमल की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ पता नहीं। अगर प्लांट में डेवलपमेंट चल रहा है, प्लांट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो एनिमल की संख्या बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी ना, क्योंकि एनिमल प्लांट पर डिपेंड है, तो एनिमल की संख्या बढ़ेगी। अगर प्लांट कम हो जाएंगे तो एनिमल घट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे को जहां पर दो स्पीशीज फायदा कराती हैं, तो एक स्पीशीज का इवोल्यूशन तो दूसरे का भी इवोल्यूशन हो रहा है, दोनों को इवोल्यूशन बोलते हैं उसको। एक और समझिए, देखिए म्यूचुअलिज्म में एक केस और है, वास्प एंड फिग। जो फिग का प्लांट होता है, ठीक है, डायग्राम बुक में लिया है, ठीक है, ये संबंध भी क्या है, कमेंसलिज्म, सॉरी म्यूचुअलिज्म में आता है। दोनों एक दूसरे को फायदा करते हैं। और एक लाइन पढ़िएगा, दोनों के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप होती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट, 1-to-1 रिलेशनशिप। इसका मतलब कोई बताएंगे? कोई बताइए, 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब क्या? लाइन पढ़ लो, देखिए लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट गिवन फिग स्पीशीज कैन
हाँ, इन मैनी स्पीसीज ऑफ द फिग ट्री देयर इज ए 1-to-1 टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज वास्प। जो फिग का प्लांट होता है उसमें पॉलिनेशन कौन कराता है? वास्प कराता है। ठीक है, वास्प क्या होता है? हाड़ा जो होता है ना, हाड़ा जो छेदता है वो वास्प जान लेते उसको। हाँ, उसी तरीके से वास्प होता है। ठीक, और मॉथ जो होती है, मॉथ जो बल्ब के किनारे जो कीड़े आते हैं नाइट में, उसके तरीके से मॉथ समझिए। ठीक, तो वास्प किसको, वास्प क्या करता है? फिग को फायदा कैसे करता है? इसका पॉलिनेशन कराता है। फिग का डायग्राम बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। फिग का जब फूल होता है, फ्लावर कंडीशन में फूल जब होते हैं, तो ये कीड़ा आएगा, कौन चीज? वास्प आएगा। ठीक है, और यहाँ फिग पर पहुंचेगा। ठीक, यहाँ क्यों आता है वास्प? फिग के पास क्यों आता है? वास्प फिग को फायदा दे रहा है, इसका पॉलिनेशन, लेकिन ये प्लांट के पास क्यों आ रहा है? कोई भी इंसेक्ट प्लांट के पास क्यों आता है? नेक्टर लेने के लिए। ठीक है, उसी बहाने वो पॉलिनेशन करा देता है। तो यहां वो नेक्टर लेने नहीं आ रहा, उसका मकसद, इसका मकसद यहां अपने अंडे देना है। इस फ्लावर के अंदर वो अपने अंडे देता है, और अंडे से जो लार्वा बनता है, वो लार्वा इसके सीड्स पर, इसके फल के अंदर जो जब फल बनता है, जो बीज बनते हैं उसमें पहले रहता है फूल, तो फूल में अंडे देगा ये वास्प, और अंडे से जब लार्वा बनेगा तो जब फ्रूट, ये फ्लावर से क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा, तो उसमें बीज बनेंगे। तो लार्वा किस पर, कहां से भोजन लेंगे? बीजों से। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिए कि ये जो वास्प आपका है, ये वास्प, ये फिग को पॉलिनेशन करा के फायदा करता है। फिग इसके बदले वास्प को क्या देता है? तो वास्प को स्पेस देगा। ठीक है, रहने की जगह मिलेगी। फॉर एग लेइंग, अंडे देने के लिए, एग लेइंग, एंड नरिशमेंट, नरिशमेंट फॉर लार्वा, इसके लार्वा को क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। दोनों को फायदा मिल रहा है, एक का पॉलिनेशन हो जा रहा है, ठीक है, और फिग को उसके बदले वास्प अपने अंडे दे रहा है उस फिग के अंदर में, उस और नरिशमेंट मिल रहा है उसके लार्वा को। ओविपोजिशन एक वर्ड लिखा है बुक में, देखिए लास्ट की दूसरी लाइन, जो लास्ट की लाइन है उसमें, इट इज नॉट ओनली एज ओविपोजिशन। तो ओविपोजिशन का मतलब अंडे देना होता है। ठीक है, ओविपोजिशन का मतलब एग ले करना, अंडे देने को ही बोलते हैं ओविपोजिशन। आगे लिखा है बट यूजेस द डेवलपिंग सीड, इसके बीज का भी प्रयोग करता है कौन? वास्प, within the fruit for the nourishment of its larva, अपने लार्वा को नरिश करने के लिए। तो फिग और वास्प का रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म में आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। इतना ध्यान रखना है, कैसे करते हैं पता होना चाहिए। एक लास्ट है मेडिटेरियन ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड, एक ऑर्किड अभी आपने पढ़ा, तो एक ऑर्किड दूसरा, उसको बोलते हैं मेडिटेरियन ऑर्किड। ठीक है, और किसके बीच का संबंध है? ऑफायरस, इसी का नाम क्या है? ऑफायरस बोलते हैं। ऑफायरस एक प्लांट का नाम है जो कि एक ऑर्किड प्लांट है। तो बुक ने ये नहीं लिखा है, बुक ने लिखा है एक ऑर्किड है जिसका नाम क्या है? ऑफायरस है वो, और किसके बीच में? बी के बीच में, बी जो मधुमक्खी है। ठीक है, इनके बीच का जो संबंध है वो भी क्या है? म्यूचुअलिज्म है। एक चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट में एक चीज दिया हुआ है कि जो पॉलिनेशन, जब आप पढ़ते हैं पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पढ़ते हैं। एक होता है गारंटी के साथ, गारंटेड पॉलिनेशन, वो यहां आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, इस प्लांट का जो फ्लावर होता है, जो क्या होता है? फ्लावर, और ऑफायरस का जो फ्लावर है, ठीक है, वो ऐसा दिखता है जैसे
भाई बी है तो बी में मेल भी होगा और फीमेल भी, इतना तो जानते हैं कि बी है तो उसमें मेल भी होगा और फीमेल दोनों होती हैं। फीमेल क्या करते हैं, फीमेल को रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, होता है ये। अब इस ओफायरस में जो फ्लावर बनता है, उस फ्लावर की जो शेप होती है वो एकदम फीमेल बी जैसी होती है। इस फ्लावर की, ओफायरस के जो फ्लावर है उसकी जो शेप होती है वो किसके साथ रिजेंबल करती है, फीमेल बी के साथ। मतलब जैसे फीमेल मधुमक्खी होती है उसी की तरीके से देखने में ये फ्लावर भी नजर आता है। तो मेल क्या सोचता है, मेल सोचता है कि हमारी फीमेल है, जबकि वो फीमेल तो नहीं है, वो तो फ्लावर है। उसकी फ्लावर की बनावट ही ऐसी है कि वो फीमेल बी की तरह दिख रहा है। तो मेल जो है बाय कंफ्यूजन, उसको कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और वो समझता है कि हमारी फीमेल है और यहां वो आता है, फ्लावर के पास आया। किस लिए आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने आता है, कॉपुलेशन करने आता है। लेकिन चूंकि कॉपुलेशन तो होगा नहीं, ये क्या है, फ्लावर है, ठीक, तो उसको सीडो कॉपुलेट करता है। सीडो कॉपुलेट का मतलब समझते हैं, फॉल्स कॉपुलेशन, कॉपुलेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, वो कॉपुलेशन नहीं कर पाता है, केवल फ्लावर पर आएगा, बैठेगा, और उसको जब पता लगेगा कि ये तो हमारी फीमेल ही नहीं है, ये तो फ्लावर है, दूर से देखने में लगता है कि वो उसकी फीमेल है, लेकिन जब आके बैठता है, ठीक है, तो उसको धोखा हो जाता है कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ, ये तो हमारी फीमेल है ही नहीं, ये तो फ्लावर है। तो जब बैठेगा, मक्खी इस पर बैठेगी, मेल वाली बैठेगी ना, तो उसके बॉडी पर यहां से पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे। लेकिन इसको तो धोखा हो गया, पता ही नहीं है। तो इस प्लांट का तो फायदा हो गया कि पॉलन ग्रेन अभी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये जो बी है, ये बी, अब एक लाइन यहां देखिए लिखा है सेक्सुअल डिसिट, इसी को समझ लीजिए, कहां गया, जिसका मतलब मैं बता रहा हूं। पूरा मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान समझ लिए पूरा। आपके देखिए बुक्स आपके पास, देखिए ओफायरस से पढ़िए, ओफायरस मिला आपको लाइन, ओफायरस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसिट। सेक्सुअल डिसिट का मतलब होता है धोखा, सेक्स में धोखा, ठीक है। डिसिट का मतलब ही होता है चीटिंग करना। इस प्लांट ने चीटिंग किया कि अपने फ्लावर की शेप ऐसी बना ली जो उसके फीमेल से रिजेंबल कर रही थी, ठीक है, तो उसके साथ चीटिंग हुई। तो सेक्सुअल डिसिट है टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द बी। यहां पर पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, बी के द्वारा, ठीक है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, इसके ओफायरस का जो फ्लावर है उसका जो एक पेटल है, पूरा फ्लावर रिजेंबल नहीं करता है। फ्लावर में कैलिक्स होता है और कोरोला होता है, सब कुछ होता है। तो फ्लावर में एक पेटल ऐसा होता है जिसकी शेप कैसी होती है, फीमेल बी की तरीके से लिखा, रिजेंबल द फीमेल बी इन साइज एंड कलर एंड मार्किंग। जैसे बी की सरफेस पर मधुमक्खी जो होती है उसकी बॉडी पर ऐसे मार्किंग होती है ना, ऐसी मार्किंग भी दिखती है इस फ्लावर के, इसका जो फ्लावर है उसमें जो एक पेटल होता है, उसके पेटल पर वो लिखा है। मेल बी अट्रैक्ट हो जाती है फीमेल के पास में, सीडो कॉपुलेट विद द फ्लावर, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द डस्टेड विद पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर। उस दौरान क्या होगा, फ्लावर से पॉलन ग्रेन डस्ट कर दिए जाएंगे। विद द सेम टाइम सीडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर, उसी समय अब ये बी क्या करेगी, ये मेल बी यहां से फिर दूसरे फ्लावर पर जाएगी, फिर उसको कंफ्यूजन होगा, फिर दूसरे फ्लावर पर बैठेगी जाकर के, वहां भी सीडो कॉपुलेट करेगी, ठीक है, और पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक लास्ट लाइन को पढ़िए, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। कोएवोल्यूशन समझ में आया था। दो स्पीशीज हैं, एक अपने को, एक स्पीशीज ए और बी है मान लीजिए, तो अगर इसका विकास हो रहा है और बी ए पर डिपेंड है तो बी का भी विकास होगा, होगा ना। ऐसे यहां देखिए लिखा, इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज, मान लीजिए फीमेल बी ने, उस फीमेल बी ने, फीमेल बी कौन सी है, बी में मेल और फीमेल दोनों होता है। सोचिए फीमेल बी अपने बॉडी के कलर पैटर्न को क्या कर ले, चेंज कर ले इवोल्यूशन के दौरान, क्योंकि बॉडी में बदलाव होता कैसे है, इवोल्यूशन होता है। तो सोचिए अगर फीमेल बी में इवोल्यूशन हो जाए और इसकी बॉडी के कलर ही चेंज हो जाए, ठीक,
तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मेल क्या है, मेल तो अपनी फीमेल को पहचानता है ना, वो जानता है कि मेरी फीमेल की बॉडी में क्या है, कलर चेंज हुआ है, तो फ्लावर का तो कलर चेंज नहीं हुआ है, तो फ्लावर के साथ फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। अगर फीमेल बी की बॉडी में इवोल्यूशन के दौरान कोई चेंजिंग होती है तो फ्लावर को भी जिंदा रहने के लिए अपने पेटल में उस तरीके की चेंजिंग करना पड़ेगा जैसी वो कर रही है, तभी वो मेल कंफ्यूजन करेगा, तभी वो मेल यहाँ अट्रैक्ट होगा। अदरवाइज वो तो जान जाएगा कि ये तो कुछ और है, ये तो हमारी फीमेल ही नहीं है। तो फ्लावर को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। दो लोग हैं, दो स्पीशीज है, एक इवोल्यूशन कर रही है, ठीक है, तो दूसरे को भी अपने अंदर इवोल्यूशन करना पड़ेगा। समझ में आया? तभी वो साथ साथ रह सकती हैं। समय के साथ अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, तभी जिंदा रहेंगे। आया समझ में ये? इफ द फीमेल भी कलर पैटर्न चेंज हो जाएगा किसी वजह से, ड्यू टू द एनी रीजन, पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस, पॉलिनेशन घट जाएगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अनलेस द फ्लावर को इवॉल्व, जब तक कि फ्लावर अपने आप को इवॉल्व नहीं कर लेता है, फ्लावर भी अपने आप को जब तक चेंज नहीं करता तब तक कोई फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत हो गया। देखिए 15 मिनट। अब कल अगली बार एक टॉपिक केवल हमारा बच्चा है पैरासिटिज्म, उसको खत्म करने के बाद में सीधे और पढ़ के आएंगे। देखिए इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा था और रट्टा मार बहुत ज्यादा भी एग्जाम्पल कहीं कहीं दिए गए हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बताते जाइए, जहां समस्या होगी देखेंगे उसको, ठीक है। जो डिलीट हुआ पोर्शन उसके क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसमें उसका हट गया, क्वेश्चन ही हट गया, देखिए, ठीक है। सीधे आपको यहीं से क्वेश्चन, अरे यार क्या हो गया, बैक आ जाओ। 4 पेजेस में है, बताइए इसको। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की इक्वेशन थी, dn by dt is equal to rn ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k, यही तो था इक्वेशन, बुक में लिखा गया है। k क्या है? सीधी सी कैरिंग कैपेसिटी है, कोई समस्या ही नहीं है। ये अभी जो बताया गॉस का नियम, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि जब दो स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड हैं कंपटीशन कर रही हैं, एक साथ हमेशा नहीं रह सकती, एक को वहां से हटना पड़ेगा, एक्सक्लूड होना पड़ेगा एक को। रिलीज अलग चीज है, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है? दो स्पीशीज कंपटीशन कर रही हैं, इंफीरियर वाली को अगर आपको बचाना है तो सुपीरियर को वहां से निकालना पड़ेगा आपको, ये अलग है। ये क्या है? दो स्पीशीज कंपटीशन कर रही हैं, दोनों एक साथ हमेशा नहीं रह सकती हैं, एक ना एक दिन एक को वहां से हटना पड़ेगा। ये सही लाइन सही है ना? दूसरा बताइए, अकॉर्डिंग टू द गॉस प्रिंसिपल कंपटीशन द इनफीरियर विल, कौन हटता वहां से? इनफीरियर वाली जो कमजोर होती है वो हटती है, ठीक। दोनों सही है, उसका रीजन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। ये बताइए, ये भी बताया मैंने, रिप्रोडक्टिव फिटनेस वाला, ये नई डेफिनेशन है किसकी? कंपटीशन की, कि अगर दो स्पीशीज कंपटीशन कर रही हैं, एक की फिटनेस अच्छी है दूसरे की कम है, इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। नई परिभाषा यही तो है कंपटीशन की, कि एक स्पीशीज दूसरे की फिटनेस को क्या कर देती है? घटा देती है। कौन घटाता? सुपीरियर वाली। किसकी घटाती है? इन्फीरियर वाली की फिटनेस घटा देती है, वो फिट नहीं रहेगी तो मर जाएगी वहां से। ये सही है ना? फंजाई रिमेन इन क्लोज लिविंग प्लांट्स, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। ये बताइए, शायद ये कहीं पढ़े नहीं आप, इसमें नहीं पढ़े। जब फंजाई प्लांट के साथ और एनिमल्स के साथ रहती है, लिविंग, देखिए लिविंग प्लांट के साथ, फंजाई को हमने अभी पढ़ा माइकोराइजा में, तो अगर फंजाई लिविंग प्लांट के साथ या लिविंग एनिमल्स के साथ है, हमारे
तो फंजाई लगती है ना दांत में, रिंग वर्म जो होता है, तो क्या सैप्रोफाइट बोलेंगे फंजाई को? नहीं, पैरासाइट है फिर वो। फंजाई पैरासाइट भी होती है, सैप्रो तब होता है डेड बॉडीज होती है। सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट सही है। ये बताइए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, किसी जगह पर कोई एक पॉपुलेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज की कमी है, तब क्या होगा? विल शो, तो कंपटीशन होगा। अब पढ़िए कहां लिखा कंपटीशन होगा? कंपटीशन कहीं नहीं लिखा है, कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लैग फेज फॉलोड बाय द फेज ऑफ एक्सक्लूशन डिक्लेरेशन। ठीक। एबिलिटी टू रियलाइज द इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन द नंबर एंड रीच इनॉर्मस डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम, गलत। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक कौन सा वाला होता है? सिग्मॉइड, पहला लास्ट, ए और डी आंसर होना चाहिए। समझ रहे हैं क्यों? बताइए, ये वाला कर्व कब बनता है? ये जे शेप कर्व तब बनता है जब फूड स्पेस अनलिमिटेड होता है, तब बनता है जे एक्सपोनेंशियल। एस वाला तब बनता है जब फूड स्पेस लिमिटेड, जैसा नेचर में यही तो होता है धरती पर। ठीक है, तो उसमें क्या आता है? एक लेग फेज आती है, एक लॉग आती है, और ये सब होता है ना, चार अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको ना, एसिम्प्टोट, और दूसरा लॉजिस्टिक, उसी को तो बोलते हैं ना लॉजिस्टिक, उसी का दूसरा नाम। एक्सपोनेंशियल होगा नहीं। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये देखिए, एबिलिटी टू रियलाइज द इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर एंड रीच इनॉर्मस डेंसिटी, थोड़े समय में ही इतनी ज्यादा डेंसिटी हो जाए, इतना तेजी से संख्या बढ़ा लीजिए शॉर्ट टाइम में कि बहुत ज्यादा डेंसिटी हो गया पॉपुलेशन, तो वो होता है जे वाले में। जे वाले में थोड़े समय में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, जरा सी देर में। ठीक है, कौन सा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल नहीं है? अभी बताया मैंने। तीसरा ऑर्किड, और उसमें वो कमेंसलिज्म है। ऑर्किड और मैंगो ट्री क्या है? ऐसे रट लीजिए, ऑर्किड और मैंगो ट्री कमेंसलिज्म है। ठीक है। अच्छा, पूछा क्या है? नॉट, सॉरी, फिर से पढ़िए। हाँ बताइए। हाँ बताओ जी। यन और के जब बराबर होता तभी तो एसिम्प्टोट आता है, तभी तो आता है एसिम्प्टोट। जब कर्व ऊपर जाएगा, कर्व सीधा क्यों होता है? क्योंकि उस पॉइंट पर एन के बराबर हो जाता है। बताया जाता है, पिछली बार नहीं बताया था मैंने, याद आ रहा है ना? रुक जाइए, फिर से मैं देख रहा हूँ जो कह रहे हैं, मैं फिर से देख रहा हूँ, आ जाइए इस पर। वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड को बोलते हैं ना। सिग्मॉइड का तो दूसरा नाम है, पूरा नाम है वर्ल्ड हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? लॉजिस्टिक। दूसरा नाम है नेचुरलिस्टिक, नेचर में बनता है। समझ में आया? ये वाला और पहला वाला के अलावा कोई आंसर नहीं होगा, यही तो है। कुछ और है? बताओ, कुछ और हो तो बताइए। लॉजिस्टिक को ही तो हमने कहा सिग्मॉइड। सिग्मॉइड कब बनता है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड होता है तभी बनता है ना। ये सिग्मॉइड का ही दूसरा नाम है लॉजिस्टिक। और पहला वाला जो बता रहा है कि सिग्मॉइड में ही तो ये सारी स्टेज आती हैं। हमको आंसर क्या देना है? हमको आंसर देना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज पे कौन सा कर्व बनता है, तो बनता तो ये, लेकिन ये वाली खासियत भी तो दिखती है उसमें। अच्छा, दिखा दो भाई, थोड़ा सा देख लें, रुक जाओ, कहाँ गया? दिखाओ, पेज नंबर बताइए, पढ़ा दीजिए। ये तो बताएंगे नहीं। दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसे अनलिमिटेड हो जाएगा? तुम लोग गलत कोई लाइन पढ़ ले रहे होगे। हाँ, तो मैं सही कह रहा हूँ ना, वही सही कह रहा, अनलिमिटेड रहेगा उसमें। तो लाइन सेंस गलत हो रहा होगा। अनलिमिटेड आपको इसमें दिखेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में यहाँ दिखेगा। ये आइए, इसके बाद पूछा नहीं, म्यूचुअलिज्म का नहीं है, तो लाइकेंस म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, माइकोराइजा है, वास्प है, ये नहीं है। थर्ड ये ऑर्किड नहीं है। ऑर्किड आपका कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। ठीक, समझ में आया? आगे आ जाइए इस पर। ये बताएंगे
असर्शन रीजन बताना है। पहला सही है। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज को फायदा, दूसरे को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, मतलब जीरो, उसको बोलते हैं कमेंसुरेशन, सही है। अर्गेट ऑलवेज फोराज, बगुले हमेशा खाना खाते हैं, फोराज का मतलब खाते हैं, चारा लेते हैं। क्लोज टू वेयर द कैटल्स आर ग्राजिंग, जहां जानवर चर रहे होते हैं भाई पीछे पीछे अर्गट भी भागते हैं। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर द अर्गट टू फाइंड द इंसेक्ट। देखिए ये कह रहा है कि बगुले जो है जानवर के साथ रहते तभी उनको भोजन मिलता। अगर मान लीजिए जानवर ना रहे तो क्या बगुलों को भोजन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं खा पाएंगे खाना ढंग से, कहां से मिलेगा? ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों ये संबंध बनाया गया होता? ये रिलेशन ही तो यही तो बताता है कि अर्गट का और कैटल्स का रिलेशन है ना, दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं। कैटल्स के बिना अर्गट का काम नहीं चलेगा। लाइन सही है। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट, अन्यथा ये बहुत कठिन हो जाएगा। किसके लिए? अर्गट के लिए। टू फाइंड द इंसेक्ट, इंसेक्ट को पाना, कि अगर कैटल नहीं रहे तो। सही है, दोनों सही है। और एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? नहीं, अरे एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा। दोनों सही तो हैं, ये अलग चीज है, ये कमेंसुरलिज्म है, और ये हाँ सॉरी सेम चीज है, कमेंसुरलिज्म का ही एग्जाम्पल है, वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक, ये बताएंगे। ये अभी बताया मैंने कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट में। ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज को समझाता है। कॉम्पिटिटिव रिलीज जो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था उसका एग्जाम्पल यही तो है कि जो ब्रैंकस दो टाइप के हैं, एक बैलेंस है और एक क्या है? कैथामेलस है। तो अगर वहां से बैलेंस को हटा दिया जाए तो कैथामेलस बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि सुपीरियर कौन है? बैलेंस है। पढ़िए, कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट द रॉकी से लार्जर कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बैरंकल डोमिनेंट है। ठीक है, एंड एक्सक्लूड कर देते हैं स्मॉल। सही है। अरे सुपीरियर कौन है? अब एक सुपीरियर बैरंकल है, वो किसको हटा देता है? इन्फीरियर वाले को। तो अगर मान लीजिए आप सुपीरियर को आप हटा दें एक्सपेरिमेंट से तो इन्फीरियर वाले बढ़ जाएंगे, अच्छे खासे हो जाएंगे। जनरली हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू मोर एडवर्सली, ये भी सही है। असर, वातावरण अगर बदलता, सोचिए मौसम अगर बदल गया, फिर से समझ लीजिए मौसम बहुत चेंज हो गया, बहुत गर्मी हो गया, तो उसका फर्क सबसे पहले कहाँ दिखेगा? जानवरों पर दिखेगा कि पौधों पर दिखेगा? पौधों, क्योंकि पौधे तो अपने एडजस्ट नहीं कर पाते ना वातावरण को हिसाब से। असर पौधों पर दिखे, पौधे मरेंगे, फिर पौधे मरेंगे तो उसका असर फिर शाकाहारी पर दिखेगा पहले, तब मांसाहारी पर असर नजर आएगा, क्योंकि शाकाहारी जब घटेंगे तभी तो मांसाहारी की समस्या होगी। ठीक, ये लाइन ये है। सबसे पहले प्लांट डिस्टर्ब होते हैं। प्रीडेटर मैच कराइए, प्रीडेटर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रीडेटर है कि नहीं है? फीमेल बॉस पिजास्टर, पिजास्टर क्या है? पिजास्टर अभी पढ़े थे कहीं, कहां था? म्यूचुअलिज्म फीमेल बॉस तो आएगा, पैरासिटिज्म में आपके प्लाज्मोडियम आ गया, सेक्सुअल डिसिड में ऑफायरस आ गया, प्रीडेशन में पिजास्टर आ गया। मैच हो गया। फिर से देख लीजिए, म्यूचुअलिज्म में अभी पढ़े ना, फीमेल बॉस पर फिक का रिलेशन, दोनों को फायदा। पैरासिटिज्म परजीवता होती है, जो आपका प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट है, ये आरबीसी पर पैरासाइट होता है। मॉस्किटो तो केवल काटता है और वो सब करता है ब्लड को, लेकिन असली में पैरासाइट कौन है आरबीसी पर? प्लाज्मोडियम ब्लड पैरासाइट है। ठीक है कि नहीं है? आरबीसी को डिस्टर्ब करेगा, लिवर की सेल को तोड़ेगा। सेक्सुअल डिसिट, सेक्स में डिसिट, चीटिंग कौन करता है? वायरस। और आपका बच्चा प्रीडेटर, पिजास्टर पढ़े होंगे, उधर दिया है पिजास्टर, ये प्रीडेटर है। ये बताएंगे माइग्रेटरी, अभी बताया। साउथ अमेरिका की जो झील है वहां पर रहता कौन है? वहां रहता है फिशेज, मछलियां, और फ्लेमिंगोस बर्ड्स उड़ करके आती हैं वहां, माइग्रेटरी हैं, माइग्रेशन करके आती हैं। और जब आएंगी तो कंपटीशन करेंगी, किसके साथ? फिशेज के साथ में करेंगी ना। ठीक है, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ये एक्सेप्शन है किसका? सेम स्पीसीज का। जो कंपटीशन बोलते हैं ना क्लोजली रिलेटेड में होता है, उसका एक्सेप्शन यही है। सही है। एल्बिंगो टर्टल्स बिकम एक्सटिंक्ट, जब गोट को लाया गया साउथ अमेरिका में, गोट को लेके आए,
तो वहां से टॉर्टोइज निकल लिया था ना, क्यों? क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलता था, वो उतनी तेजी से खाना नहीं खा पाता था, उतनी तेजी से घास को नहीं खा पाता था, बकरी चर के खत्म कर देती थी। जब बकरी को इंट्रोड्यूस कराया गया तो वहां से निकल लिया, खत्म हो गया टॉर्टोइज। ये सही है। कैथामेलस एक्सपेंड द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। अभी बताया ना ब्रैंकियस दो टाइप के, एक बैलेनस और एक कैथामेलस। इंफीरियर कौन सा था? कैथामेलस। सुपीरियर कौन सा था? बैलेनस। तो बैलेनस को अगर हटा दिया जाए एक्सपेरिमेंट से तो कैथामेलस का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। वही है, कैथामेलस एक्सपेंड कर जाएगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ बैलेनस। ये सही है। बैलेंस की एब्सेंस में कैथामेलस का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ये तीनों सही है। 5 क्रोज ये भी सही है। हाँ, ओहो, मैच करना है, उधर वाला है। चलिए कोई बात नहीं, सब सही था, मैचिंग करा दीजिए। माइग्रेटरी बर्ड किससे मैच करेगा? कम्पिटिटिव रिलीज कहाँ गया? माइग्रेटरी फ्लेमिंगोस में आपका इंटरफेरेंस कंपटीशन नहीं, एक से इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मैच करेगा ना। ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। इंटर का मतलब ही होता है दो डिफरेंट, इंट्रा का मतलब होता है सेम। यस, टॉर्टोइज वाला किससे मैच करेगा? हाँ, कॉम्पिटिटिव रिलीज नहीं टॉर्टोइज, याद रखिए वो इंटरफेरेंस है। अरे कॉम्पिटिटिव रिलीज ये वाला है कैथामेलस। अगर हम एक्सपेरिमेंट से बैलेंस को हटा दें वहां से तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा दूसरी वाले का। अरे कॉम्पिटिटिव रिलीज फिर से माइंड में लेके आओ। ये वाला टॉर्टोइज वाला है, ये क्या है? ये आपका इंटरफेरेंस कंपटीशन है। इंटरफेरेंस में क्या बताया गया था? फिर से सुन लीजिए ध्यान से। कोई जरूरी नहीं है कि कंपटीशन अगर हो रहा है तो फूड की कमी हो तभी कंपटीशन होता है, अगर फूड अपराध है तब भी कंपटीशन होता है। ठीक है, तब भी कंपटीशन। कैसे? देखिए इसमें टॉर्टोइज वाले में, और ये जब गोट को लेके आए थे तो गोट जो है टॉर्टोइज बहुत, क्योंकि टॉर्टोइज की क्षमता ही नहीं है, टॉर्टोइज बेचारा धीरे धीरे चलता है, गोट बहुत तेजी से चलती है। ठीक है, फास्ट। तो फीडिंग एफिशिएंसी किसका ज्यादा है? गोट का। और टॉर्टोइज का क्या है? कम है। समझ में आया? तो बॉस है इसमें कौन? गोट बॉस है। तो बॉस की वजह से ये इसकी फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ नहीं पा रही है। ठीक है, तो यहां मैच करेगा इंटरफेरेंस कंपटीशन। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या है? रिसोर्स पार्टनर के। एक पेड़ पर चिड़िया बैठी है, मतलब 5 तरीके की बर्ड्स हैं, और उनका सबका भोजन अगर अलग अलग हो जाए, पार्टीशन हो जाए रिसोर्सेज में, तो सब साथ में रह सकती है ना, एक पेड़ पर बैठी हैं। अरे एक पेड़ पर चिड़िया हैं, कुछ क्या कर रही हैं? कुछ लकड़ी को होल्ड करके उसमें से दीमक खा रही हैं, उसका भोजन अलग। कुछ क्या कर रही हैं? बीज खा रही हैं, कुछ पेड़ की पत्तियां खा रही हैं। सबका भोजन अगर अलग अलग है, एक पेड़ पर बैठी है, भोजन अलग अलग है, तो एक साथ रह सकते हैं, कंपटीशन नहीं होगा। तो भोजन अलग करना ही क्या? रिसोर्सेज में पार्टीशन कर देना। रहने की जगह सबकी अलग अलग हो गई, क्योंकि सारी एक ही जगह नहीं रहेंगी, कुछ इधर, कुछ ऊपर रहेंगी। सबकी लोकेशन अलग अलग है, एक पेड़ पर सबकी पोजीशन अलग अलग है, और सबका भोजन अलग। आ रहा ना समझ में? रिसोर्स पार्टिंग क्या होती है? बंटवारा करना। अरे इसमें मिला लो जो मैंने बोला, फिर से देख लीजिए। मिल नहीं रहा है ना, कोई मिल नहीं रहा है? मिला कि नहीं मिला? जो मैंने बोला वो मैच किया, फिर से मिलाइए। माइग्रेटरी फ्लेमिंगो साउथ अमेरिका को लेक्स में, ये आप कहाँ गया? इंटर स्पेसिफिक से मिलाएंगे। ठीक है, दूसरा है टॉर्टोइज वाले को इंटरफेरेंस से मिला लीजिए, कैथामेलस वाले को कॉम्पिटिटिव रिलीज से, और डी वाले को रिसोर्स से। मिला कि नहीं मिला? ये हाँ मिल गया ना? अभी उसको नहीं मिला, बताइए। मैं नहीं मिलाया हूं, आप देख रहे हैं वहां से, आप बताइए। ए को 4 से मिला कहीं? ठीक। बी को फर्स्ट, डी को फर्स्ट मिल गया। ठीक, सी को सेकंड, सी को 6 से सेकंड कॉम्पिटिटिव रिलीज, और डी को थर्ड। मिल तो गया जी, मिल गया ना सर? हाँ, तो समस्या कहाँ है? आप बोल रहे हैं यस। आप बताइए इसको। When the population density increase under the special condition, कौन सी वो परिस्थिति होगी जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी समझ रहे हैं ना? जीवों की संख्या यूनिट एरिया में।
डेथ एक्सीड, अगर डेथ बढ़ जाए बर्थ से तो घट जाएगा, सीधी सी बात है, तो सोचना ही नहीं है। डेथ मृत्यु दर बढ़ जाएगी, बर्थ से बेकार है। बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ, ये कह रहा है कि जितनी बर्थ हो रही हैं, देखिए दूसरा बताइए रॉन्ग है कि राइट, इतना बता दो जब तक बताएंगे। सेकंड को देखिए, ये बोल रहा है कि बर्थ है प्लस इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स का मतलब जो एंट्री लेते हैं, अगर ये इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए किसके, डेथ प्लस इमिग्रेंट्स, डेथ प्लस ई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर हो गया। तब कहां बढ़, पूछ रहा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी कब, ये रॉन्ग हो गया। बर्थ प्लस इमिग्रेंट, बर्थ हो गया MB है प्लस ई है, मोर है किसके, डेथ प्लस इमिग्रेंट। ये सही है कि नहीं सही है? पॉपुलेशन बढ़ती है B से और I से, ये B तो बर्थ है, E तो एग्जिट हो रहा ना, एग्जिट से पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, रॉन्ग हो गया। लास्ट वाला सही है, ठीक, लास्ट वाला सही आ रहा है ना सबको। एक पेज हो गया है, बताएं यहीं बंद कर दें आगे, क्यों बताइए, और बढ़ा दें, एक पेज बढ़ा दें, रुकेंगे, रुक जाइए 5 मिनट और, 5 मिनट बढ़ा देते हैं, 5 मिनट रुक जाइए बस। ये बताएंगे जल्दी से, बताइए A और B क्या बता रहा है यहाँ पर, A और B, A है हाँ, और B क्या है, वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, तो A प्रेजेंट कोई बात नहीं है। बोल रहा व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग, तो A एक्सपोनेंशियल को भी बताता है, और एक्सपोनेंशियल में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटिंग नहीं होता है, मतलब अनलिमिटेड, सही है। B बताता है लॉजिस्टिक को रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, सही है, यही सही है, और आगे पढ़ना ही नहीं है, यही सही हो गया। ये बताएंगे म्यूचुअलिज्म में, ये बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है, बढ़ जाते हैं आगे ना, ये हो जाएगा, ये तो पूरा मैच करा ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए बढ़ जाते हैं आगे। ये बताएं, गॉस ने एक नियम दिया था, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सही है। अगर दो स्पीशीज कहीं एक साथ कंपटीशन कर रही हैं तो हमेशा पूरी लाइफ जिंदगी साथ में नहीं रह सकती हैं, वहां से एक को हटना पड़ेगा लास्ट में जाकर के, सही है। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर इफेक्टेड, गलत, कार्निवोर्स पर फर्क ज्यादा नहीं आता है, हर्बीवोर पर आता है, उससे भी ज्यादा किस पर आता है, प्लांट पर सबसे ज्यादा, पहला सही हुआ केवल। ये मत लियोपोर्ड, ये कोको, ये अभी नहीं है, आगे है, ये चीज आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। ये बताइएंगे लॉजिस्टिक किससे मैच करेगा, यहां से देखिए अनलिमिटेड, अनलिमिटेड किसमें, इसमें बी, ठीक है। लिमिटेड किसमें है, लॉजिस्टिक में। परसेंट इंडिविजुअल, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, लार्जेस्ट है, फॉलोड बाय द रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है, तो कौन सा कर्व है, एक्सपेंडिंग। ये तो सामने सामने लग रहा है क्या, नहीं सामने सामने नहीं है, ये इससे मैच करेगा, ये इससे हो गया, ये पूछा क्या भाई, अच्छा यहाँ मिलाना भी है यहाँ पर। स्टेबल, द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स ऑफ सेम, ये भी सही है, सब सही है, और सही किसी में दिख रहा है, सारे सही हैं, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, सब राइट है। ये बताएंगे पॉलिन ऑफर रिवार्ड, ये नहीं पढ़ा, ये छूट गया है। रिवार्ड का मतलब जानते हैं, पुरस्कार। प्लांट जो है, जब इंसेक्ट बैठता प्लांट पर, तो इंसेक्ट तो प्लांट का पॉलिनेशन करा दिया, उसके बदले प्लांट उसको क्या उपहार देता है, उसके बदले प्लांट जो है इंसेक्ट को कुछ देता है, रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, तो रहने, वो खाना देता, नेक्टर देता है। भाई कोई इंसेक्ट फ्लावर पर क्यों आता है, फ्लावर क्या देता है इंसेक्ट को, नेक्टर देता खाने के लिए, पॉलन देता खाने के लिए, उसी बहाने वो पॉलिनेशन करा देता है उसका। तो देखिए, प्लांट ऑफर द रिवार्ड टू एनिमल इन द फॉर्म ऑफ द पॉलन एंड नेक्टर। कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन भी खाए जाते हैं। इंसेक्ट जब फ्लावर पर बैठता है तो उसका मकसद केवल दो होता है, एक तो नेक्टर लेना, मकरंद
ठीक है, और दूसरा है पॉलन ग्रेन को भी लेकर के वो खा लेता है, दोनों करता है, फैसिलिटेट और उसके बदले पॉलिनेशन करा देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, बोलते हैं ना। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? अरे किसका एग्जाम्पल है ये? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। कैलाट्रोपस में क्या होता है? कार्डियक एक ऐसा पॉइजन जहर है जो हार्ट पर इफेक्ट डालता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। 250 स्नेल हैं, 2500 हो गए, इसी को बता दीजिए जल्दी से सॉल्व करके। इसको यही लास्ट है, इसके बाद नहीं बताएंगे, बताइए इसको। 250 स्नेल हैं, एक साल में कितने हो गए? ये 2500 हो गए बढ़ करके। अब बताएंगे बर्थ रेट क्या होगा? आए तो बताएंगे। 2500 हो गए, कितने थे? 250, तो 2500 फाइनल है, 250 शुरुआत है, घटाओ कितना बढ़ा, तो बढ़ेगा कितना? 5 4 2, यही बढ़ा ना 2250। तो 2250 की संख्या बढ़ गई। बर्थ रेट कैसे निकालते हैं? कितना बढ़ा, शुरुआत में कितना था, बढ़ा इतना, इतनी बर्थ हुई ना, बर्थ इतनी हुई, शुरुआत में थे 250। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आंसर ये आ रहा, ठीक, 9 आएगा इसका, चेक कर लीजिएगा। कितना क्वेश्चन और है? दो है, 2 और सुन लीजिए बस, इसके बाद खत्म, जल्दी से बहुत फास्ट बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्ट टू प्रीडेशन? प्रीडेशन को कनेक्ट नहीं करता है, प्रीडेशन के बारे में नहीं बताता है, प्रीडेशन को नहीं समझाता है। इट इज नेसेसरी बाय द नेचर टू मेंटेन द प्रीडेशन। इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं? पढ़े नहीं है पिछली बार वाला कोई? करता है प्रीडेशन। अगर प्रीडेशन नहीं होगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम ही चौपट हो जाएगा ना। करता है। इट हेल्प द मेंटेन, ये भी काम करता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। इट माइट लीड टू द एक्सटेंशन, प्रीडेशन की वजह से किसी स्पीशीज का एक्सटेंशन हो सकता है। छोड़ दीजिए अभी। बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज नेगेटिवली इंपैक्ट, ये गलत है। प्रीडेशन में दोनों स्पीशीज को नुकसान नहीं होता है, एक को फायदा एक को नुकसान, ठीक, यही रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग नहीं है? इट माइट लीड टू द एक्सटेंशन, अगर प्रीडेशन बहुत ज्यादा हो गया तो कोई स्पीशीज धरती से खत्म भी हो सकती है। वैसे होता नहीं लेकिन खत्म हो सकती है अगर ज्यादा प्रीडेशन हो गया। एक सेलेक्ट करना था लास्ट वाला, इसमें ये बताएंगे, ये बता दीजिए, इसके बाद फिनिश। बताइए इसको। 1 + 1 0 पूछ रहा है, प्लस माइनस वाला बताइए। तो 1 + 1 - कौन सा होता है? प्रीडेशन, ठीक है। 1 प्लस और 1 माइनस प्रीडेशन होता है। बाकी पढ़ लो ऊपर से, वो बता रहा प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक। अगली बार ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, इसके बाद बचेंगे हमारे पास 2 चैप्टर।